नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर सादतगंज क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर की हत्या हुई है। हिस्ट्री शीटर अन्नू अनवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रंजिश और प्रॉपर्टी विवाद में हत्या हुई है। पुलिस का यह कहना है मौकाए वारदात में 3 और लोगों को गोली लगी है। तो बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सादतगंज क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर अन्नू अनवर की हत्या हुई है और इसमें कुछ लोग घायल भी हुए। यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन किस पर भारी है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। यूपी में सत्ता में वापसी को लेकर भाजपा ने बूथ विजय अभियान का आगाज कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया है। जेपी नड्डा ने दावा किया कि एक बार फिर यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी में यूपी का कायाकल्प हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जोड़ी ने प्रदेश की जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और प्रदेश की राजनीतिक कार्य संस्कृति को बदल कर रख दिया है। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। इधर भाजपा अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान एबीपी गंगा सी वोटर का सर्वे का भी जिक्र किया। जेपी नड्डा ने कहा कि एक प्रतिष्ठित चैनल के सर्वे में एक बार फिर यूपी में भाजपा की सरकार बन रही। हालांकि इससे पहले बसपा अध्यक्ष मायावती ने सर्वे पर सवाल उठाए थे। आगामी चुनाव भी हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों, विकास कार्यों और परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण एवं सामर्थ्य पर जीतेंगे। यूपी में इस बार विधानसभा का आम चुनाव होने पर भाजपा का वोट प्रतिशत पिछले बार के 40 से भी अधिक दिखाने का इनका प्री पोल सर्वे प्रायोजित ही नहीं, बल्कि लोगों को ये हवाई शरारतपूर्ण व भ्रमित करने वाला ही ज़्यादा लगता है। तो इस बारे में ये कहना अनुचित नहीं होगा। को ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी के लोग पहले से ही इस प्रकार के षड्यंत्रों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इस सर्वे के भी बहकावे में वे कतई भी आने वाले नहीं हैं। इधर प्रयागराज से भी भाजपा के बूथ विजय अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ विजय अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मैं भी पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में 2022 में 2017 दोहराएंगे। 2022 में भी हम 2017 की तरह 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। प्रदेश 4.5 साल से कम समय में जो 15 साल में सपा बसपा की सरकारों में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम का रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। उसे और भी तीव्र गति से हम 2022 में सरकार बनाने के बाद आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इधर भाजपा की तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी ने भी बूथ अभियान की शुरुआत कर दी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके इसका ऐलान किया। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि 2022 के चुनाव में सपा की युवा शक्ति उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जन जागरण करेगी और सपा के सिद्धांतों और कामों के आधार पर जन जन का मन जीतकर हर बूथ पर
जनमन विजय अभियान की सफलता भी सुनिश्चित करेगी। उत्तर प्रदेश की जागृत जनता लोकतांत्रिक क्रांति लाएगी। और भाजपा भी लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। इस दौरान तमाम जगहों से भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की तस्वीरें सामने आई। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 5 तस्वीरें आई हैं जो कानपुर देहात, पीलीभीत, चंदौली, औरैया, गोंडा, जालौन की हैं। इन तमाम जगहों पर स्थानीय विधायकों से लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने भी शिरकत की। पीलीभीत में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ, जिसमें विधान परिषद सदस्य विजय पाठक और सदर विधानसभा प्रभारी गुलशन आनंद शामिल हुए। इस दौरान गुलशन आनंद ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया और उन्हें मूर्ख बताया। अगर मूर्ख कहूंगा तो मूर्खों का अपमान होगा। तो क्या उन्होंने जो कल जो कुछ बोला है लगातार बोल रहे हैं। बचपन में कुछ संता बनता इनके चुटकुलों के नाम सुनते थे। आज राहुल की बात कर लोग चुटकुला करते हैं तो किसी और का जिक्र करने की नौबत नहीं आती। उनकी अपनी पार्टी के अंदर आज ये स्थिति है कि कांग्रेस के कई टुकड़े हो गए हैं। 32-33 सिब्बल आज़ाद और किन किन के लोग अलग पड़े हुए हैं, तो दूसरों की बात क्या करते हैं। अपनी पार्टी नहीं समझ रही उनसे। बरेली में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था, जिसमें यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी शिरकत की। लेकिन इसी दौरान उनकी जुबान से ऐसा कुछ निकल गया कि लोग हंसने लगे। फिर मंत्री जी को भी लगा कि कुछ गलत हो गया है, तभी सभी हंस रहे हैं। और जब उन्हें पता चला तो वो भी बिना हंसे नहीं रह पाए। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान भाजपा की बजाय बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन निकल गया। फिर क्या था, वहां पर लोग ठहाका लगाने, जिसके बाद मंच पर बैठे दूसरे नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी गलती बताई तो वो भी हंसने लगे। आपको बता दें कि भाजपा में आने से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के दिग्गज नेता हुआ करते थे। सुनिए। जनपद रायबरेली बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित रायबरेली सदर बहुजन समाज पार्टी इधर यूपी में सत्ता वापसी का सपना देख रही कांग्रेस भी पूरे जोश में है। आज लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश के 8 जोन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने जिला, शहर, प्रदेश सचिव, महासचिव और प्रदेश उपाध्यक्षों से एक-एक करके रिपोर्ट ली। यही नहीं, प्रदेश के 831 ब्लॉक, 2614 वार्ड और 8134 न्याय पंचायत की रिपोर्ट पर 2 दिन तक मंथन हुआ। आखिर में पूर्वांचल और अवध जोन की बैठक हुई। पूर्वांचल में जहां 97 ब्लॉक, 975 न्याय पंचायत के संगठन पर चर्चा हुई, तो वहीं अवध के 133 ब्लॉक और 1330 न्याय पंचायतों पर प्रियंका गांधी ने पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। इधर लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनाव के दौरान बदसलूकी की शिकार हुई सपा की ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार रितु सिंह ने आज प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि रितु सिंह ने ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार के लिए सपा से चुनाव लड़ा था। बाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रितु सिंह से मिलने लखीमपुर भी गई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जब रितु सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ली तब की, और जब रितु सिंह के साथ पंचायत चुनाव में बदसलूकी हुई थी और प्रियंका उनसे मिलने लखीमपुर गई थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का मुख्तार प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने बादा जेल में बंद मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार के बारे में कहा कि उन्हें मुस्लिम होने की सजा मिल रही है, जबकि मुख्तार पूर्वांचल के गरीबों के मसीहा हैं। ओवैसी और हमारे मोर्चे ने मुख्तार को न्योता दिया है और वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। वो गरीबों का पूर्वांचल में चाहे भाजपा का नेता हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का, जिसको चुनाव जीतना होता है वो जाके मुख्तार अंसारी के यहाँ माथा टेकता है, तब जाके वो चुनाव जीतता है। इस नाते वहाँ के गरीब कमजोर उसको मसीहा मानते हैं, उधर के नेता उसको मसीहा मानते हैं। और दिल्ली की पार्लियामेंट में आधे से अधिक अपराधी हैं लोकसभा के अंदर, और विधानसभा में उत्तर प्रदेश में देखिए आधे से अधिक अपराधी यहाँ भी हैं। चूंकि वो मुसलमान है, इस नाते उसके ऊपर उंगली तो सब उठा दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। उसके अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी। वहीं मुख्तार अंसारी के बारे में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए मैंने मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दिया था और उसका विरोध किया था, और सपा में विघटन का कारण भी यही रहा था। पहले भी दिया था, आपको पता ही है कि हमने उनके 2 भाइयों को अपने
जब समाजवादी पार्टी ने हमसे समझाया और यहीं से विघटन शुरू हुआ था, यहीं से हुआ था विघटन, तभी हमने मुख्तार को नहीं टिकट दिया, लेकिन नहीं दिया। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने भी कुर्बानी दी है। वहीं सपा सांसद ने कहा कि मुसलमानों के बीच AIMIM की स्थिति संदिग्ध। बहरहाल और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है इस मुल्क में। हम भी इस मुल्क के हैं, इस देश की आज़ादी के लिए हमने भी कुर्बानी दी है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। उलमा तक फांसी के तख्तों पर गए हैं, उनको भी लटकाया गया था, फांसी पर लटकाया गया है। हमारे सीनों पर जलियांवाला बाग हो या कोई भी हो, हम गोली हैं हमने। विजय तिलक। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं उत्तराखंड 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगने जा रहा है। कल दिल्ली में भाजपा का दामन थामेंगे विधायक राजकुमार। उत्तरकाशी के पुरोला से कांग्रेस विधायक हैं राजकुमार और 2017 में पुरोला से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे। दिल्ली में अनिल बलूनी, सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में वो शामिल होंगे और राजकुमार 2007 से 2012 तक भाजपा के विधायक रह चुके हैं। हमीरपुर में महोदा थाना क्षेत्र में गल्ला मंडी में कल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत आ रहे हैं, जिसके लिए स्थानीय नेता कई दिनों से जिला प्रशासन से अनुमति मांग रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। जिला प्रशासन ने कहते हुए अनुमति नहीं दी कि गल्ला मंडी में सभा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसान पंचायत में किसान बिल विरोध के साथ बुंदेलखंड की सूखा और बाढ़ प्रभावित होने वाली फसलों के मुआवजे को लेकर भी चर्चा। प्रशासन परमिशन दे या न दे, टिकैत जी का पहला प्रोग्राम बुंदेलखंड है, हम प्रोग्राम करेंगे। प्रशासन की हमें जरूरत नहीं है। हमने कही हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहा है तो हम कहाँ प्रशासन से परमिशन लेंगे। टिकैत साहब को आना है, कार्यक्रम सफल होगा। लगभग कम से कम 1 लाख की भीड़ होने की संभावना है। घर घर किसान आने के लिए तैयार है। हम सफल प्रोग्राम करेंगे और परमिशन दे या प्रशासन न दे, हमें जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में तेज बारिश के चलते जगह जगह पानी जमा हो गया। गाजीपुर बॉर्डर के NH 9 पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं घुटने पर पानी जमा हो गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पानी में चलते हुए और बैठते नजर आए। इस दौरान उन्होंने आंदोलन की जगह वाला जायजा भी लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में आसपास 22 वार्डों को तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। खाद्य विभाग ने यहां पर मौजूद मीट की दुकान और होटल के लाइसेंस निरस्त कर दिए और कहा कि वो लोग दूध, दही या दूसरे चीज का व्यापार कर लें, जिसके लिए खाद्य विभाग लाइसेंस जारी कर देगा। वहीं शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए कुछ पुलिसकर्मी पहुंच गए और ठेकों को बंद कराया गया, जिसके बाद शराब व्यवसाय जिला आबकारी अधिकारी और SDM कार्यालय पहुंचे और कहा कि शासनादेश में ऐसा कुछ नहीं है और हमें समय दिया जाए। जब तक हमारे लाइसेंस अवधि है तब तक हम काम करें, उसके बाद हम खुद इन ठेकों को बंद कर देंगे और हम योगी सरकार के आदेश का स्वागत करते हैं। कारोबार कर रहे थे जिनको प्रतिबंध कराया, उनसे अपील भी की है, उनको समझाया भी है कि अगर वो इस कारोबार के अलावा अन्य कोई कारोबार जैसे दूध की डेयरी, कन्फेक्शनरी, किराना आदि खाद्य कारोबार करना चाहते हैं तो हम उनकी मदद भी करेंगे और उनके शीघ्र लाइसेंस पंजीकरण जारी कर दिए जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। जेवर एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास हो, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। खबरों के मुताबिक इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी से लेकर मनोरंजन के साधनों तक का विशेष ध्यान रखा गया है। यहां तक कि सफर करने वालों को हांगकांग और न्यूयॉर्क जैसा फील हो। उम्मीद है कि नवरात्रि के दौरान एयरपोर्ट का भूमि पूजन का काम होगा। अगर इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री के आगमन की तारीख का। जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। एबीपी गंगा से उनसे खास बातचीत। मेट्रो की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को दोबारा बनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो का मानना है कि हम शिवाजी स्टेडियम से सुपरफास्ट ऐसी मेट्रो दें जिससे कि 45 से 40 मिनट में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा जा सके। पॉड टैक्सी का कार्य भी आरंभ है। जो लोग और शीघ्रता से बिना बाधा के एयरपोर्ट पहुंचना चाहें सड़क मार्ग के अलावा, तो पॉड टैक्सी से उन्हें पहुंचाया जाए।
और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रयागराज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही राष्ट्रपति ने झलवा इलाके में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इसके लिए वकीलों के लिए 600 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का भी शिलान्यास हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में नेशनल लॉ विश्वविद्यालय का शिलान्यास बहुत अहम है। कुल 33 न्यायाधीशों में 4 महिला न्यायाधीशों की उपस्थिति न्यायपालिका के इतिहास में आज तक की सर्वाधिक संख्या है। इन नियुक्तियों में भविष्य में एक महिला चीफ जस्टिस बनने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। सही मायने में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना तब संभव होगी जब अन्य क्षेत्रों सहित देश की न्याय व्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े। प्रयागराज धर्म की धरती तो है ही, न्याय के लिए 24 करोड़ जनता प्रयागराज पर निर्भर करती ही है, लेकिन साथ साथ शिक्षा का भी उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और वर्षों से मांग हो रही थी कि एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रयागराज में हो। और मेरा वहाँ पे हमेशा इस बात के लिए, जब 2017 में हम लोग आए थे तो मेरे सामने एक ही चैलेंज था। मैंने कहा विधि विश्वविद्यालय बने तो ऐसा बने जो राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर न्यायिक अधिकारियों के द्वारा ही इसको संचालित अगर कर दिया जाए तो हमें प्रयागराज की धरती पर इस प्रकार का विश्वविद्यालय बनाने में प्रसन्नता की अनुभूति होगी और मुझे प्रसन्नता है। और गाजियाबाद में पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारकर वहां चल रहे नशे के व्यापार पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने मौके से 16 युवकों 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 युवक मौके से फरार हो गए। मामला थाना कविनगर क्षेत्र के आरडीसी का है, जहां पर अवैध तौर पर हुक्का बार चल रहा था। दरअसल पुलिस को इस बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद छापा मारा गया। पुलिस ने इनके पास से छोटे बड़े 10 चिलम 13 पाइप समेत तमाम चीजें बरामद की है। फिलहाल हुक्का बार का संचालन करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। थाना कविनगर पुलिस द्वारा एक अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में छापामारी कर 22 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये कैफ़े हर्ट बीट नामक कैफ़े से आरडीसी क्षेत्र में चलाया जा रहा था और इसमें 6 लड़कियां और अन्य पुरुष सम्मिलित हैं। इसमें एक बार संचालक संगीत नाम का है, वो भी गिरफ्तार हुआ है मौके से। अन्य 2 अभियुक्तगण हैं जो मौके से फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। गाजियाबाद में समाज कल्याण अधिकारी नदीम सिद्दीकी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि वो अपने ही विभाग में काम करने वाली महिला को देर रात फोन करते थे। पीड़िता का कहना है कि नदीम सिद्दीकी कहते थे कि अगर वो बात नहीं मानेगी तो उसे नौकरी से निकलवा देंगे। वैसे नदीम सिद्दीकी पर पहले भी विभाग के कर्मचारियों से गाली गलौज के आरोप लग चुके हैं। इस बीच समाज कल्याण अधिकारी ने ऐसे किसी भी आरोपों से इनकार किया है। आरोप हमारे ये है, कभी भी मुझे बेमतलब में फ़ोन करते हैं, 8 बजे फ़ोन करते हैं, 9 बजे फ़ोन करते हैं। मेरे द्वारा काफ़ी बार उनको बोला गया कि सर मैं शादीशुदा हूँ, मुझे अननेसेसरी आप फ़ोन ना किया करिए। तो कहते हैं ऑफिशियल काम होते हैं, आपसे कुछ भी सूचना पानी हो कुछ भी हो। तो मैंने कहा सूचना आपको जो भी लेनी है 10 से 5 के बीच में ले लें। लेकिन डबल मीनिंग अपनी छोड़ते नहीं, कहते हैं कि आपको सेवा करनी तो कर दीजिए, नहीं सेवा करिए तो आपकी मर्जी है। अगर कोई साइन करने में हमसे विलम्ब हो रहा है तो वो है। बाकी और इस तरीके की जैसे ये लोग बता रहे हैं, मैं काम के लिए इन लोगों से कह रहा हूँ काम को समय से पूरा कर दें, सिस्टम पे पूरा कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर विलम्ब हो रहा है, अगर मैं इसमें इन लोगों को कुछ कहता हूँ तो इन लोगों को ये बात बुरी लगती है। और गाजियाबाद के डासना में मछली पकड़ने गए 2 युवकों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे 2 युवक झुलस गए। इसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना मसूरी थाना क्षेत्र के मुस्तफा कॉलोनी की है।